कभी सोचा है कि ये जो बेहोशी होती है, एनेस्थीसिया जिसे कहते हैं, वो नींद से इतनी अलग क्यों है? मेरा मतलब है, नींद में तो हम सपने देखते हैं, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है दिमाग में। पर एनेस्थीसिया में ऐसा लगता है जैसे हम पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, है ना? ये चेतना का एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो आज हम इसी पहेली पर थोड़ी बात करेंगे कि भाई ये चेतना आखिर चीज क्या है, और हम ये जो अपने आसपास की दुनिया महसूस करते हैं, ये अनुभव कैसे होता है? कुछ बड़े दिलचस्प आइडियाज है इस बारे में कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही समझने का है कि ये जो अरबों न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में हैं, उनकी सारी एक्टिविटी से ये एहसास कैसे पैदा होता है कि मैं हूं। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि दिमाग क्या करता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुभव महसूस कैसा होता है। जैसे लाल रंग आखिर लाल ही क्यों लगता है, नीला क्यों नहीं। सही बात है। तो शुरू कहां से करें? चेतना है क्या असल में? क्या ये सिर्फ सोचने या बात करने की क्षमता है? नहीं नहीं, उससे कई ज्यादा बुनियादी है ये। देखिए, चेतना का मतलब है किसी भी जीव के लिए उसके होने का अनुभव कैसा है। जैसे कोई पूछे कि एक चमगादड़ होना कैसा लगता होगा, तो वो जो अनुभव है वही उसकी चेतना है। इसे विज्ञान में कठिन समस्या या हार्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में कि ये भौतिक चीजों मतलब दिमाग के न्यूरॉन से ये अंदरूनी एहसास कैसे पैदा हो जाता है? एग्जैक्टली। लेकिन एक और नजरिया है जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसे वास्तविक समस्या या रियल प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें हम अनुभव के गुणों को समझने पर ध्यान देते हैं। जैसे हम जीवन को समझने के लिए उसके अलग अलग काम देखते हैं, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन वगैरह, वैसे ही चेतना को उसके अलग अलग पहलुओं से समझ सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से पहलू? मुख्य रूप से 3 है। चेतना का स्तर, लेवल, यानी कितनी चेतना है। फिर है सामग्री, कंटेंट, यानी किस चीज की चेतना है। और तीसरा है स्व, यानी खुद के होने का एहसास। ओके, तो पहले स्तर की बात करते हैं। क्या हम चेतना के लेवल को माप सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई मरीज एनेस्थीसिया में है या कोमा में है, क्या पता लगा सकते हैं कि वो कितना सचेत है? हाँ, इस पर काफी काम हो रहा है। और ये सिर्फ जागने या सोने का मामला नहीं है ना? जैसे सपने देखते वक्त हम सो रहे होते हैं पर सचेत तो होते हैं। एक बहुत दिलचस्प तरीका है PCI, पर्टर्बेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। इसको मजाक में ज़ैप एंड ज़िप भी कहते हैं। ज़ैप एंड ज़िप, ये क्या है? इसमें क्या करते हैं कि दिमाग के एक हिस्से को TMS पल्स से, मतलब एक हल्की मैग्नेटिक तरंग से ज़ैप करते हैं। फिर EEG से देखते हैं कि वो सिग्नल दिमाग में कैसे फैलता है। अगर वो सिग्नल तुरंत जिप हो जाता है, मतलब बहुत सरल तरीके से फैलकर खत्म हो जाता है, तो ये बेहोशी या गहरी नींद की निशानी है। और अगर वो सिग्नल दिमाग में जटिल तरीके से गूंजता रहता है, फैलता रहता है, तो ये जागी हुई चेतना का संकेत है। अरे वाह, ये तो कमाल का है। खासकर उन स्थितियों के लिए जहां कोई बाहर से तो बेहोश लग रहा हो पर अंदर से शायद सचेत हो। जैसे वो लॉकटेन सिंड्रोम वाली बात, जीन डोमिनिक बॉबी की कहानी थी ना वो। अच्छा, आपने कहा जटिलता, तो क्या चेतना का दिमाग की जानकारी को इंटीग्रेट, मतलब जोड़ने की क्षमता से कोई लेना देना है? बिल्कुल। यहीं पर एक बहुत ही अहम सिद्धांत आता है, एकीकृत सूचना सिद्धांत, यानी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी या IIT। ये सिद्धांत तो ये तक कहता है कि चेतना असल में एकीकृत जानकारी ही है। इसे फाई से दर्शाते हैं। फाई मतलब चेतना बराबर जानकारी, एकीकृत जानकारी। मतलब कोई सिस्टम अपने अलग अलग हिस्सों की जानकारी को मिलाकर जितनी ज्यादा एक या इंटीग्रेटेड सूचना बना सकता है, उतना ही ज्यादा वो सचेत होगा, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। अच्छा, तो जिसका फाई ज्यादा उसकी चेतना ज्यादा। क्या ये समझा सकता है कि दिमाग का एक हिस्सा है सेरेबेलम, जिसमें न्यूरॉन्स तो बहुत हैं पर शायद कनेक्शंस उतने इंटीग्रेटेड नहीं हैं, तो वो चेतना में उतना रोल क्यों नहीं प्ले करता जितना सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है? हाँ, IIT इसी तरह की बातों को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि फाई को मापना अभी भी बहुत बहुत मुश्किल है, पर ये चेतना को समझने का एक बिल्कुल अलग मौलिक तरीका देता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन है। समझा। ये तो हुई चेतना के स्तर की बात। अब आते हैं सामग्री पर, कि हम अनुभव क्या करते हैं। आमतौर पर तो यही लगता है कि हमारी इंद्रियां, जैसे आंखें, कान, त्वचा, ये सब दुनिया की खिड़कियां हैं। बाहर जो हो रहा है उसकी जानकारी सीधे अंदर आ रही है। हाँ, ये कॉमन सेंस वाली बात लगती है।
पर एक बहुत ही मज़ेदार और शायद थोड़ा अजीब लगने वाला विचार ये है कि हमारा दिमाग असल में एक भविष्यवाणी मशीन है। भविष्यवाणी मशीन? मतलब ये कि हम दुनिया को सीधे सीधे अनुभव नहीं करते, बल्कि हमारा दिमाग लगातार ये अनुमान लगाता रहता है, ये भविष्यवाणी करता रहता है कि बाहर क्या चल रहा होगा, जिसकी वजह से उसे ये खास तरह के संवेदी सिग्नल मिल रहे हैं। ये एक तरह का नियंत्रित मतिभ्रम है, कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन। नियंत्रित मतिभ्रम मतलब जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो असल दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का बेस्ट गैस है, ये कह रही हैं आप? हाँ, कुछ ऐसा ही। दिमाग ऊपर से नीचे टॉप डाउन अपनी भविष्यवाणियां भेजता है, और जो संवेदी सिग्नल नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो असल में भविष्यवाणी की गलतियां हैं, प्रिडिक्शन एरर्स। ये गलतियां दिमाग को बताती हैं कि उसका अनुमान कितना सही या गलत था, और फिर दिमाग अपने अनुमान को सुधार लेता है। तो हम जो अनुभव करते हैं वो दिमाग की सुधरी हुई भविष्यवाणी होती है, कच्चा सेंसरी डेटा नहीं। ओह, इसीलिए शायद वो इंटरनेट पे जो ड्रेस वायरल हुई थी, किसी को नीली काली दिख रही थी, किसी को सफेद सुनहरी। क्योंकि सबके दिमाग का अनुमान अलग था। या वो चेकरबोर्ड वाला इल्यूजन भी, जिसमें दो चौकोर अलग रंग के दिखते हैं पर होते एक ही रंग के हैं। बिल्कुल, ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे संदर्भ का, अपनी पिछली जानकारी का, जिसे प्रायर्स या पूर्व विश्वास कहते हैं, इस्तेमाल करता है, और फिर आने वाले संवेदी संकेतों यानी सबूत या लाइक्लीहुड्स को मिलाकर सबसे अच्छा अनुमान लगाता है, जिसे पश्च विश्वास या पोस्टीरियर कहते हैं। ये बायेजियन अनुमान कहलाता है। अच्छा, ये बायसियन वाला सिस्टम है। और इसमें ध्यान देने मतलब अटेंशन का क्या रोल है फिर? ध्यान देना, अटेंशन, एक तरह से उस भविष्यवाणी या उस संवेदी संकेत को ज्यादा वजन देना है। प्रिसिजन वेटिंग कहते हैं इसे। जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो उससे जुड़ी जो भविष्यवाणी की गलतियां हैं उनका असर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा अनुमान जल्दी और बेहतर तरीके से सुधरता है। इसीलिए कभी-कभी हम कोई चीज सामने होते हुए भी नहीं देख पाते अगर ध्यान कहीं और हो, जैसे वो बास्केटबॉल वाले वीडियो में गोरिल्ला निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। हाँ, वो इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का क्लासिक उदाहरण है। और ये सिर्फ दुनिया को महसूस करने की बात नहीं है, हमारा एक्शन यानी हरकत करना भी इसी भविष्यवाणी मशीन का हिस्सा है। हम सिर्फ दुनिया के बारे में अनुमान नहीं लगाते, हम दुनिया को बदलते भी हैं ताकि वो हमारी भविष्यवाणियों से मेल खाए। इसे सक्रिय अनुमान या एक्टिव इन्फ्रेंस कहते हैं। अच्छा, एक्शन भी प्रेडिक्शन का हिस्सा है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। और कला में भी कुछ ऐसा ही होता है शायद। वो कहते हैं ना, देखने वाले का हिस्सा या बीहोल्डर शेयर, कि दर्शक अपने मन में तस्वीर पूरी करता है। ये भी तो एक तरह का नियंत्रित मतिभ्रम ही हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि अनुभव कितना सक्रिय है। हम चीज़ों को ठोस वस्तुओं की तरह क्यों देखते हैं, यहाँ तक कि उनका वो हिस्सा भी जो हमें दिख नहीं रहा, हम मान लेते हैं कि वो है। ये शायद हमारी इस समझ पर निर्भर करता है कि अगर हम हिलेंगे डुलेंगे तो हमें क्या दिखेगा। इसे सेंसरी मोटर कंटिंजेंसीज कहते हैं। यहाँ तक कि जो हमें समय बीतने का अनुभव होता है वो भी शायद किसी बाहरी घड़ी पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो दूसरे बदलाव हो रहे हैं उनकी रफ्तार के अनुमान पर आधारित है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे हम असलियत या वास्तविकता समझते हैं वो भी हमारे दिमाग की ही एक रचना है, दुनिया की हूबहू तस्वीर नहीं, बल्कि एक उपयोगी मॉडल। लगता तो काफी हद तक यही है। रंग, चीजें, यहाँ तक कि ये जो मैं का एहसास है, ये सब दिमाग के बनाए हुए अनुभव हैं। और ये शायद इसलिए ऐसे बने हैं क्योंकि ये हमें दुनिया में जीने, सफल होने और जिंदा रहने में मदद करते हैं। हम दुनिया को वैसा अनुभव करते हैं जैसा हमारे लिए उपयोगी है, जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो जैसी वो असल में है। बाप रे, अगर हमारा हर अनुभव दिमाग का बनाया एक नियंत्रित मतिभ्रम है तो फिर असली क्या है? ये सवाल तो दिमाग में घूमता ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम दिमाग, चेतना और ये जो स्व या सेल्फ का आइडिया है, इस पहेली पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मतलब ये समझने की कोशिश कि हम असल में दुनिया को, वास्तविकता को महसूस कैसे करते हैं। मेरे जहन में एक निजी अनुभव आ रहा है जो शायद दिखाता है कि ये सब कितना नाजुक हो सकता है। माँ जब अस्पताल में थी तो वो अचानक एक अजीब सी मानसिक हालत में चली गई, जिसे शायद डिलीरियम कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल ही गई हो कि वो कौन हैं, कहाँ हैं।
मतलब काफी चौंकाने वाला था वो। हाँ, ये अनुभव जो है जिसे हॉस्पिटल इंड्यूस्ड डिलीरियम भी कहते हैं, ये असल में काफ़ी आम है, खासकर बुजुर्ग मरीजों में तो देखा जाता है। और ये दिखाता है कि हमारे दिमाग किसी अनजान माहौल में या बीमारी या शारीरिक तनाव में कितनी आसानी से कंफ्यूज हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। दिमाग बस कोशिश कर रहा होता है कि जो भी उलझी हुई जानकारी मिल रही है उसका कोई मतलब निकाले, भले ही वो नतीजा बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग लगे। अच्छी बात यह है कि आमतौर पर मतलब परमानेंट नहीं होता, डिमेंशिया जैसा नहीं है, टेम्पररी होता है ज्यादातर। अच्छा, तो अगर दिमाग इतनी आसानी से मतलब भटक सकता है या भ्रमित हो सकता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारा स्व भी, हमारा जो सेल्फ है जिसे हम इतना पक्का, इतना ठोस मानते हैं, क्या वो भी असल में दिमाग की ही एक रचना है, वो भी स्थायी नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है, आप सही पकड़ रहे हैं। न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी दोनों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि स्व कोई एक अकेली ठोस चीज नहीं है, ये कई परतों वाला एक अनुभव है। इसे हम दिमाग का रचा हुआ एक कंट्रोल्ड हैलुसिनेशन यानी एक तरह का नियंत्रित भ्रम कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ बाहर से जानकारी लेकर उसे प्रोसेस नहीं करता, वो लगातार दुनिया का और अपने शरीर का अनुमान लगाता रहता है, और वही अनुमान, वही प्रेडिक्शन हमारी हकीकत बन जाती है। जैसे वो रबर हैंड इल्यूजन वाले प्रयोग है ना, वो दिखाते हैं कि हम अपने शरीर के मालिक होने का जो एहसास है उसे भी कैसे बदला जा सकता है। और इसके अलावा भी स्व के कई पहलू हैं। दुनिया को अपने नज़रिए से देखना, कुछ करने का इरादा रखना, अपनी कहानी याद रखना, समाज में अपनी जगह समझना, ये सब मिलकर मैं का एहसास बनाते हैं। ये सोचना ही बड़ा अजीब लगता है कि मैं जो हूं वो बस दिमाग का एक अनुमान है। लेकिन फिर इसका हमारे जिंदा रहने से क्या कनेक्शन है? मतलब दिमाग ये सब क्यों कर रहा है, इसका फायदा क्या है? जिंदा रहने से स्व की जो सबसे गहरी परतें हैं ना, वो हमारे शरीर की अंदरूनी हालत से जुड़ी हैं। हमारी भावनाएं, हमारे मूड्स और बस जीवित होने का एहसास। इसे इंट्रोसेप्शन कहते हैं, मतलब शरीर के अंदर के सिग्नल्स जैसे दिल की धड़कन, सांस, पेट में क्या हो रहा है, इन सब को महसूस करने की काबिलियत। आपको विलियम जेम्स का वो मशहूर विचार याद है कि हम दुखी महसूस करते हैं क्योंकि हम रोते हैं, ना कि हम रोते हैं क्योंकि हम दुखी हैं। तो भावनाएं असल में शरीर की बदलती हुई स्थितियों के बारे में दिमाग की व्याख्याएं हैं, उसके अनुमान हैं। हमारा अस्तित्व हमारे इस चलते फिरते एक जीते जागते शरीर से जुड़ा है। हम एक तरह की बीस्ट मशीन है, जैसा कि कहा गया है, जिसका दिमाग लगातार शरीर को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो अगर भावनाएं और स्वर का एहसास ये सब शरीर की हालत के बारे में दिमाग के अनुमान है, तो क्या ये अनुमान लगाना, ये प्रिडिक्शन करना दिमाग के काम करने का एक बिल्कुल बुनियादी तरीका है? दिमाग ये करता ही क्यों है? हाँ, बिल्कुल। ये दिमाग के काम करने का और असल में जिंदा रहने का ही मूल सिद्धांत है। सोचिए, कोई भी जिंदा चीज हो, छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, उसे लगातार अपनी एक व्यवस्था बनाए रखनी होती है। उसे बिखराव से, एंट्रोपी से बचना होता है। और ऐसा करने के लिए दिमाग को लगातार भविष्यवाणी करनी पड़ती है कि हमारे आसपास क्या होने वाला है, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जब ये भविष्यवाणी और असलियत में फर्क होता है तो उसे सरप्राइज कहते हैं या प्रिडिक्शन एरर, भविष्यवाणी की गलती। दिमाग का मुख्य काम इसी सरप्राइज को कम से कम करना है ताकि शरीर सुरक्षित रहे, स्थिर रहे। और इसके लिए उसे दुनिया का और अपने शरीर का एक अंदरूनी मॉडल बनाना पड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो दिमाग लगातार भविष्यवाणी करके ही हमें जिंदा रखता है। एक तरह से मैं खुद की भविष्यवाणी करता हूं, इसलिए मैं हूं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मैं खुद की भविष्यवाणी करता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन अगर सब कुछ भविष्यवाणी है, दिमाग की कैलकुलेशन है, तो फिर फ्री विल का क्या? हमारी जो मर्जी है, अपनी इच्छा से फैसले लेने की आजादी, उसका क्या होता है? क्या वो भी बस एक भ्रम है? देखिए, फ्री विल का जो अनुभव है ना, वो भी दिमाग की एक बहुत जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, उसे भी एक तरह की धारणा ही समझिए। वो जो बेंजामिन लिबेट के पुराने एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्होंने दिखाया था कि कोई काम करने का फैसला लेने का जो एहसास होता है, उससे पहले ही दिमाग में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो उससे लगा कि शायद फ्री विल जैसी कोई चीज है ही नहीं।
लेकिन एरन शुगर जैसे बाद के जो रिसर्चर्स हैं, उनका कहना है कि शायद वो एक्टिविटी फैसले का कारण नहीं है, वो बस दिमाग की जो सामान्य बैकग्राउंड नॉइज या हलचल होती है, वो एक थ्रेशोल्ड पार कर जाती है। जब हमें लगता है कि हमने कोई काम अपनी मर्जी से किया है, स्वेच्छा से, तो इसका मतलब होता है कि वो काम हमारे इरादों, हमारे लक्ष्यों से मेल खाता है, वो अंदर से प्रेरित महसूस होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ और भी कर सकते थे उस वक्त। ये जो आज़ादी का एहसास है, ये असल में दिमाग की क्षमता से जुड़ा है कि वो कई संभावनाओं में से किसी एक को चुने और फिर उस अनुभव से सीखे। ये भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। अच्छा, तो मतलब स्वतंत्र इच्छा का जो एहसास है वो दिमाग के कंट्रोल और सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, कोई बाहर से आई हुई रहस्यमयी शक्ति नहीं। कमाल है। ये सब जोड़कर देखें तो अगर हमारा स्व, हमारी इच्छाएं, ये सब दिमाग की ही रचनाएं हैं जो शरीर और बाहरी दुनिया की भविष्यवाणियों पर टिकी हैं, तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वगैरह इन अनुभवों को कैसे बदल सकती हैं। ठीक है, तो अब चेतना की बात को इंसानों से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जानवरों और हाँ मशीनों तक भी ले चलते हैं। कितना अजीब है ना सोचना कि एक जमाना था जब जानवरों पर बाकायदा मुकदमे चलते थे, सूअर, घोड़े, यहाँ तक कि डॉल्फिन पर भी। हाँ बिल्कुल। और ये जो मध्ययुगीन सोच है, आज हमें सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, पर ये दिखाती है कि तब भी कहीं ना कहीं जानवरों में एक तरह की समझ या एजेंसी मानी जाती थी। ये देकार्त के उस विचार से एकदम उलट है, जिसमें जानवरों को बस मतलब बिना चेतना वाली मशीन, बीस्ट मशीन जैसा मान लिया गया। तो ये विरोधाभास दिखाता है कि हम चेतना को लेकर कितने बदलते रहे हैं। तो फिर सवाल वही रहता है कि ये चेतना का दायरा आखिर है कहाँ तक? क्या ये सिर्फ हम इंसानों जैसी सोच या भाषा तक ही है? मुझे तो लगता है जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। हमें जानवरों की चेतना को अपने इंसानी पैमाने से नहीं नापना चाहिए। और एक और बात, बुद्धिमत्ता और चेतना ये दोनों एक चीज नहीं है। सही कहा। हाँ, मतलब बुद्धिमत्ता शायद चेतना के कुछ नए रास्ते खोल सकती है। जैसे पछतावा महसूस करने के लिए शायद थोड़ी सोचने की क्षमता चाहिए। हो सकता है चूहों में भी हो, पर सिर्फ इसलिए कि कोई कम बुद्धिमान लगे, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें चेतना है ही नहीं। अगर हम स्तनधारी जीवों को देखें, जैसे चूहे हैं, चमगादड़, बंदर, शेर और हम इंसान, क्या ये सब चेतन हैं? काफी संभावना तो लगती है। हाँ बिल्कुल। सतही समानताओं से ज्यादा जरूरी है उनके दिमाग की बनावट देखना। जैसे कॉर्टेक्स है, थैलेमस है, इनकी संरचना काफी मिलती जुलती है और उनके जागने सोने के पैटर्न्स भी। लेकिन हाँ, चेतना का जो अनुभव है वो हर किसी के लिए बहुत अलग होगा। सोचिए ना, चूहे अपनी मूंछों से दुनिया को महसूस करते हैं। अच्छा। हाँ, और चमगादड़ आवाज से देखते हैं। उनका तो अपना ही एक अलग आंतरिक ब्रह्मांड है। और आत्मचेतना भी, वो जो आईने में खुद को पहचानने वाला टेस्ट है, मिरर सेल्फ रिकग्निशन। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो इंसानों के अलावा बस कुछ ही जानवरों में मिला है। जैसे कुछ वानर हैं, डॉल्फिन है, कई बहुत बुद्धिमान जानवर भी ये टेस्ट पास नहीं कर पाते। हाँ, जैसे बंदरों को देखो, वो खेलते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं कई बार, पर वो मिरर टेस्ट पास नहीं करते। तो मतलब वो चेतन तो हैं, पर शायद उनकी जो सेल्फ वाली चेतना है वो हमसे अलग है। और ऑक्टोपस, वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। उनका विकास का रास्ता हमसे एकदम जुदा रहा है। हाँ, उनके बारे में पढ़ा था, बड़ा फैसिनेटिंग है ना? उनका ज्यादातर दिमाग तो उनके हाथों में, मतलब टेंटिकल्स में फैला हुआ है। और कमाल की बात यह कि वे रंग नहीं देख सकते, पर माहौल के हिसाब से रंग बदलने में माहिर हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी त्वचा से ही देख भी सकते हैं और स्वाद भी ले सकते हैं। त्वचा से? ये तो गजब है। हाँ, और उनकी जो आत्म पहचान है वो भी स्वाद वाले केमिकल सिग्नल पर आधारित है, न कि जैसे हम अपने शरीर की स्थिति जानते हैं। सच में ये सोचना भी मुश्किल है कि एक ऑक्टोपस होना कैसा होता होगा। स्तनधारियों और ऑक्टोपस के अलावा भी पक्षियों में, मछलियों में, यहाँ तक कि कुछ कीड़ों में भी दर्द महसूस करने जैसे सिस्टम मिले हैं। पर यह कहना मुश्किल है कि चेतना की सीमा कहाँ खत्म होती है। शायद केंचुए या अमीबा जैसे बहुत सरल जीवों में ना हो। तो जानवरों में चेतना के इतने अलग अलग रूप देखकर सवाल उठता है कि क्या ये दायरा जीवन से बाहर भी जा सकता है? मेरा मतलब है मशीनें, क्या एआई चेतन हो सकता है? हाँ, ये आजकल बड़ा सवाल है। अक्सर एक विचार आता है फंक्शनलिज्म का, मतलब ये कि चेतना इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई चीज बनी किससे है, न्यूरॉन से या सिलिकॉन से, बल्कि इस पर कि वो करती क्या है, काम कैसे करती है। हाँ, फंक्शन पर जोर।
लेकिन क्या ये इतना सीधा है, चेतना और बुद्धिमत्ता को ऐसे जोड़ देना? आजकल का एआई पैटर्न पहचानने में तो बहुत तेज है, पर क्या वो सच में समझता है? मुझे तो शक है। सही बात है, शायद नहीं। हो सकता है भविष्य में जनरल एआई बन जाए जो कई तरह के काम कर सके, पर ये जरूरी नहीं कि वो चेतन भी हो। हाँ, और यहीं पर वो बीस्ट मशीन वाला आइडिया फिर काम आता है कि चेतना शायद जिंदा रहने की जो गहरी जैविक प्रक्रिया है, कोशिकाओं के लेवल तक, उससे जुड़ी हुई है। अब एक सिलिकॉन रोबोट चाहे कितना भी जिंदा होने जैसा बर्ताव करे, क्या उसमें वो जैविक जीवन होगा? शायद नहीं। हाँ, असली चेतन मशीनें शायद अभी दूर की कौड़ी हों, पर ऐसी मशीनें तो बन सकती हैं जो चेतन होने का एहसास कराएं। वो एलेक्स गार्लैंड की फिल्म थी ना, एक्स माकिना, उसमें गार्लैंड टेस्ट की बात थी हाँ बिल्कुल। कि क्या आप एक रोबोट को जानने के बाद भी उसे चेतन महसूस करते हैं। ये टेस्ट असल में मशीन का नहीं, इंसान का है। सही कहा। और देखिए, GPT-3 जैसे जो भाषा मॉडल हैं, वो लिखने बोलने में कितने प्रभावशाली लगते हैं, पर वो शब्दों का मतलब वैसे नहीं समझते जैसे हम समझते हैं। दूसरी तरफ वो जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट हैं, जेमिनॉइड्स, हाँ, वो थोड़े अजीब लगते हैं। हाँ, वो अनकैनी वैली वाला असर, मतलब इतने असली लगते हैं कि थोड़े डरावने या अजीब लगने लगते हैं, क्योंकि वो एकदम हूबहू इंसान नहीं है। शायद वर्चुअल दुनिया में ये खाई जल्दी भर जाए। और यहीं पर फिर वो नैतिकता वाले गंभीर सवाल आ जाते हैं। अगर हम किसी मशीन को चेतन मानने लगते हैं, तो फिर उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? बिल्कुल। क्या उसे बंद करना या तकलीफ देना गलत होगा? कहीं ऐसा न हो कि हम इंसानों से ज्यादा रोबोट की परवाह करने लगें? ये बहुत गंभीर सवाल है। यहाँ तक कि लैब में जो सेरिब्रल ऑर्गेनॉइड बनाए जा रहे, असली न्यूरॉन से बने छोटे छोटे दिमागी ढांचे, ओह, हाँ, वो भी सवाल खड़े करते हैं। क्या उनमें चेतना आ सकती है? शायद भविष्य में आ जाए। इसीलिए कृत्रिम चेतना बनाने की तरफ बढ़ने से पहले इन नैतिक पहलुओं पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि चेतना का सवाल कितना पेचीदा और फैला हुआ है। उन पुराने जमाने के मुकदमों से लेकर ऑक्टोपस के अनोखे दिमाग तक और भविष्य की एआई की संभावनाओं तक। एक जो मुख्य बात समझ आती है वो ये कि चेतना सिर्फ इंसानी बुद्धिमत्ता जैसी नहीं है, और ये शायद हमारे जैविक शरीर से काफी गहराई से जुड़ी हो सकती है। हाँ, और हमने फंक्शनलिज्म, मिरर टेस्ट, गार्लैंड टेस्ट, अनकैनी वैली जैसे कुछ विचारों पर भी बात की, और कृत्रिम चेतना से जुड़े नैतिक सवालों पर भी। ये समझना अहम है कि चेतना शायद कई अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकती है, और उनमें से कुछ रूप शायद हमारी कल्पना से भी बिल्कुल परे हों। उम्मीद है कि इस चर्चा से चेतना की प्रकृति और उसके दायरे के बारे में सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? क्या कोई खास पहलू था जो सबसे दिलचस्प लगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं ताकि हम आगे से और बेहतर बना सकें।